हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लास 10th का साइंस जो केमिस्ट्री का पोर्शन है और हम इसमें चैप्टर 2 को स्टडी करेंगे और इस चैप्टर का नाम है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण यानी एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। ये आपका क्लास 10th का नोट्स भी इसमें मिल जाएगा, यानी कि ये आपका एक नोट्स की तरह बनाया गया है जिससे आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं और ये आपका हिंदी वर्जन में है। एनसीईआरटी बुक का इसमें सारा टॉपिक कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण में अम्ल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अम्ल क्या होता है यानी कि एसिड क्या होता है। वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहता है? वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। देखिए, कोई भी पदार्थ, दुनिया का कोई भी पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पेपर को, ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा, यानी कि रेड कर देगा। उसे अम्ल कहते हैं, यानी कि एसिड कहते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा, यानी कि खट्टा पदार्थ। उदाहरण देखिए, सिरके, फल, नींबू, संतरा, इमली एक्सेट्रा। इसी तरह से और भी आपके हैं। यहाँ देखिए, आपका एक कुछ एसिड का नाम दिया गया है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है यानी कि केमिकल फॉर्मूला H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH, नाइट्रिक एसिड HNO3 एक्सेट्रा। इस तरह से और भी एसिड आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में और विशेष जानकारी लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, जैसा कि मैं बताया, जो नीले लिटमस घोल को क्या कर देता है? लाल बना देता है। जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है। जो जलीय विलयन होता है यानी कि जो पानी होगा, पानी में अगर हम एसिड को डाल दे यानी कि अम्ल को डाल दे तो क्या देगा? H+ आयन देगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन देगा। तथा धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। और अगर अम्ल को यानी कि एसिड को धातु के साथ रिएक्ट करवा दे यानी कि अभिक्रिया करवा दे तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल है HCl, HNO3, H2SO4 आदि, ये सभी एसिड हैं। देखिए, यहाँ पे अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराया गया जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ लवण यानी कि जिंक क्लोराइड और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना। देखिए, ये H2 है, ये हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पे लिखा है ना, धातु पर इसकी अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मुक्त होना यानी निकल जाना। ठीक है, अब हम प्रयास करेंगे क्षारक को समझना। ठीक है, क्षारक क्या होते हैं यानी कि बेस किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाता है? क्षारक कहलाता है। साबुन इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए, ये साबुन क्षारक है और ये बेस है जो कि लाल लिटमस को कैसा कर दे रहा है? नीला कर दे रहा है। ठीक है, और ये देखिए करेला का जूस है जो कि स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। तो यहाँ लिखा है ना, जिसका स्वाद कैसा हो? तीक्ष्ण यानी कड़वा हो। ठीक है, तो वे क्या कहलाएंगे? क्षारक कहलाएंगे। चलिए आगे समझते हैं। क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। जब हम क्षारक को स्पर्श करेंगे, छुएंगे, तो ये साबुन के समान चिकने होते हैं। आप साबुन को छू के चेक करके देख सकते हैं, ये आपको चिकना महसूस होगा। ठीक है, क्षारक जल में विलय तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। जैसा कि मैं बताया हूँ, क्षारक जो होते हैं जल में विलय होते हैं। विलय मतलब होता है घुल जाना। ठीक है, क्षारक जल में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। ठीक है, स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे और कड़वे होते हैं। तो उम्मीद है कि क्षारक क्या है आप समझ गए होंगे। चलिए, लवण क्या है इसे जानते हैं। व्हाट इज सॉल्ट? इंग्लिश में इसे बोलते हैं व्हाट इज सॉल्ट। वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं। वैसे पदार्थ लवण कहलाएंगे जो लिटमस के प्रति कोई भी रंग परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि उदासीन होते हैं, यानी कि कलर चेंज होगा ही नहीं। जैसे कि अगर हम लिटमस पेपर को, यानी यहाँ पे ब्लू है तो ब्लू लिटमस पेपर को किसी ऐसे पदार्थ में डालें जिससे इसका कलर चेंज ना हो, और रेड लिटमस को भी हम ऐसे पदार्थ में डालें जिसमें कि इसका कलर चेंज ना हो, तो ये जो पदार्थ है वो कैसे होंगे? लवणीय होंगे, यानी कि ये सॉल्ट कहलाएंगे। धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं। देखिए, धातु और अम्ल, देखिए यहाँ पे Zn है तो Zn यानी कि जिंक, जिंक आपका कोई धातु है, और यहाँ पे ये है HCl। तो जिंक और HCl जब आपस में अभिक्रिया करेंगे, HCl यानी कि अम्ल अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड प्लस H2। तो ये जो जिंक क्लोराइड होता है ये आपका सॉल्ट है, यानी कि नमक है ना, यानी कि लवण है। लवण को हम लोग नमक भी बोलते हैं। तो जो साधारण नमक हम लोग यूज करते हैं घर में, उसका क्या फॉर्मूला होता है? सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। लवण यानी कि सॉल्ट किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं।
देखिए, जब किसी अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और इससे जो आयनिक ठोस प्राप्त होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण। इस अभिक्रिया में लवण के साथ साथ जल यानी कि H2O का भी निर्माण होता है। यानी कि जो ये अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में लवण के साथ साथ और किस चीज का निर्माण होता है? जल का। ठीक है, तो चलिए आगे और समझते हैं। यहाँ पे हम लवण के बारे में यानी कि सॉल्ट के बारे में और जानकारी लेते हैं। देखिए, साधारण नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट से भोजन में प्रयुक्त होने वाले नमक का बोध होता है। शुद्ध नमक रंगहीन होता है। जो शुद्ध नमक होता है वो कैसा होता है? रंगहीन, यानी कि उसका कोई कलर नहीं होता है। किंतु लोहमय अपद्रव्यों के कारण इसका रंग पीला या लाल हो जाता है। कहता है कि लोहमय अपद्रव्यों के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? या तो पीला हो जाएगा या फिर लाल हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग काला नमक वगैरह देखे होंगे ना, तो उसका कलर देखते हैं आपको कुछ वो लाल टाइप का दिखेगा। रासायनिक दृष्टि से यह सोडियम क्लोराइड है। देखिए, जो खाने वाला नमक होता है वो क्या रहता है? वो मेन रूप से आपका सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, NaCl, जिसका क्रिस्टल पारदर्शक एवं घनाकार होता है। यानी कि वे पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, और उनका जो क्रिस्टल होता है वो कैसा होता है? घनाकार होता है, यानी कि क्यूब शेप में होता है। चलिए आगे समझते हैं। समुद्र के खारापन के लिए यानी कि समुद्र में जो खारापन होता है उसके लिए उसमें मुख्यतः सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति कारण होती है। यानी कि उसमें जो सोडियम क्लोराइड मौजूद होता है उस कारण से आपका जो समुद्र का पानी है वो कैसा होता है? खारा होता है। ठीक है, तो चलिए आगे और समझते हैं। क्या है टॉपिक हमारा? सूचक यानी इंडिकेटर्स। अब हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सूचक क्या है? तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। वैसे पदार्थ जो हमें बतलाते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, यानी कि एसिड है या बेस है, सूचक कहलाते हैं। मतलब वैसा पदार्थ जो आपको ये बता दे कि कोई भी पदार्थ एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षारक है, तो क्या कहलाएगा? सूचक कहलाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, ये आपका साबुन का टुकड़ा है, ये साबुन है और यहाँ नींबू है। तो ये जो लिटमस पेपर हम यूज कर रहे हैं, तो साबुन में हम अगर रेड लिटमस को डालते हैं तो ये ब्लू हो जाता है, और यहाँ पे ब्लू लिटमस को डालते हैं एसिड में यानी कि नींबू में, तो ये रेड हो जाता है। तो ये जो आपका लिटमस पेपर है ये आपका सूचक है, क्योंकि हम एसिड को डायरेक्ट नहीं छू सकते हैं। एसिड बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ये हमारे शरीर पे गिर जाती है या किसी कारणवश हम गलती से इसे छू देते हैं तो हमें उससे हानि पहुंच सकती है। तो इसलिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं इसे चेक करने के लिए। देखिए अगला पॉइंट क्या है? अम्ल क्षार सूचक। तो अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में रंग भिन्न भिन्न होता है। क्या बोलता है? अम्ल क्षार सूचक वैसे पदार्थ होते हैं जिसका अम्लीय और क्षारीय विलयन जो होते हैं उसका जो रंग होता है भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। ठीक है, ये विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण को दर्शाता है। देखिए क्या कहना चाह रहा है? ये जो सूचक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, ये क्या बताते हैं कि किसी भी विलयन में आपका H+ आयन कैसा होगा या कितना होगा या इसकी सांद्रता कितनी होगी ये बताएगा, और हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन इसकी सांद्रता कितनी होगी। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए OH- आयन जो होता है वो आपका 7 से अधिक होता है, जो बेसिक नेचर का होता है। यानी क्षारक में OH- आयन होता है और अम्ल में क्या होता है? H+ आयन होता है। देखिए यहाँ पे नींबू में है, तो नींबू में बता रहा है अगर अम्ल यानी कि एसिड अगर ज्यादा सांद्र हो यानी कंसंट्रेशन उसका ज्यादा होगा तो ये ज्यादा रेड होगा, और अगर इसमें H+ आयन कम होंगे तो ये कम रेड होगा। तो इस तरह से सूचक जो है अपने रंगों को परिवर्तित करके ये बताते हैं कि कोई भी जो विलयन होती है वो कितना सांद्र है, यानी उसका कंसंट्रेशन कैसा है, हाई है या लो है या नॉर्मल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है? अम्ल क्षारक अनुमापनों में सामान्यतः निम्नलिखित 3 सूचकों का प्रयोग होता है। पहला क्या है? लिटमस यानी लिटमस पेपर। दूसरा क्या है? मेथिल ऑरेंज यानी यहाँ मेथाइल ऑरेंज है। ठीक है, ये दिखाया गया है उसका पाउडर, इसका लिक्विड भी आता है। और तीसरा क्या है? फेनोल्फथेलिन, यहाँ पे ये दिखाया गया है। एसिड में इसका कलर अलग रहेगा और बेस में अलग रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया तथा जेरानियम जैसे फूलों की पत्तियां आदि भी सूचक के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। हल्दी का रंग क्षारीय माध्यम में लाल भूरा हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी आपके कपड़े पे सब्जी गिर जाती है और सब्जी में क्या डाला रहता है? हल्दी। और उस हल्दी के कपड़े को या हल्दी लगा हुआ कपड़े को जब आप साबुन लगाकर धोते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल भूरा हो जाता है। तो ये सभी इंडिकेटर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारा चीज दिखाया गया है। हाइड्रेजिया, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, टर्मरिक यानी कि हल्दी, एसिडिक सॉइल, एल्कलाइन यानी कि बेसिक सॉइल, रेड केविस एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए अब हम सूचक यानी कि इंडिकेटर
इंडिकेटर्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ प्रमुख सूचक निम्नलिखित हैं। प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल इंडिकेटर्स, इस प्रकार के सूचक प्रकृति में पाए जाने वाले पौधे में पाए जाते हैं। उदाहरण लाल पत्ता गोभी, हल्दी आदि। देखिए यहाँ पे कुछ सूचक का नाम दिया गया है। यहाँ अम्लीय माध्यम में उसका रंग कैसा हो जाएगा और क्षारीय माध्यम में उसका रंग कैसा हो जाएगा। तो देखिए पहला में क्या है, अगर लिटमस पेपर को अगर हम अम्लीय माध्यम में रखेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल, और क्षारीय माध्यम में कैसा हो जाएगा, नीला। यानी कि जो ब्लू होगा लिटमस पेपर वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा यानी लाल हो जाएगा। और यहाँ पे जो रेड वाला जो होगा आपका लिटमस पेपर वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। लाल पत्ता यानी लाल पत्ता जो गोभी होता है उसे हम अम्लीय माध्यम में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो हरा। हल्दी को अगर हम अम्ल में डालेंगे, एसिड में डालेंगे तो पीला रहेगा, और क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो लाल भूरा हो जाएगा। इसी तरह से हाइड्रेंजिया पौधे के फूल अगर हम इसे अम्लीय माध्यम में डालेंगे तो वो नीला हो जाएगा, और इसे हम क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो गुलाबी यानी पिंक हो जाएगा। आगे क्या है, संश्लेषित सूचक यानी सिंथेटिक इंडिकेटर्स। प्रयोगशाला में निर्मित सूचक संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। जो लैब में तैयार होता है इंडिकेटर्स उसे हम क्या बोलेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फिनोल्फ्थेलिन, मेथिल ऑरेंज आदि ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या क्या आ जाएगा, लिटमस, टर्मरिक, बार्क ऑफ लीचेन ट्री। और आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स में क्या आ जाएगा, फिनोल्फ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्या है, गंध युक्त सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। विशिष्ट गंध द्वारा अम्ल व क्षार को पहचानने में प्रयुक्त होने वाले सूचक गंध युक्त सूचक कहलाते हैं। इसकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। तो इसकी जो गंध होती है अम्लीय और क्षारीय माध्यम में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है यानी बदल जाती है। जैसा कि एग्जांपल है यहाँ पे वेनिला, प्याज व लौंग आदि। यहाँ पे देखिए वेनिला, लौंग, ऑनियन यानी प्याज इत्यादि, ये सभी क्या है, आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का एग्जांपल है। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम यानी अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम। तो इसका जो कैरेक्टर होता है स्मेल करेगा, एसिड में क्या करेगा, स्मेल करेगा, और बेस में कोई भी स्मेल नहीं करेगा, नो स्मेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सार्वत्रिक सूचक यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर एक दूसरे में मिलाकर एक मिश्रण निर्मित किया जाता है जो हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग में प्रदर्शित करता है। इसे सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। क्या कहता है, विभिन्न प्रकार के सूचकों को परस्पर मतलब अलग अलग सूचक को परस्पर यानी एक दूसरे में मिलाकर एक मिश्रण यानी मिक्सचर को तैयार किया जाता है जो हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन के विभिन्न सांद्रताओं यानी अलग अलग कंसंट्रेशन के सापेक्ष भिन्न भिन्न रंग में प्रदर्शित करता है। यानी उसमें कितना हाइड्रोजन आयन है उसी के अनुसार वो प्रदर्शित करेगा। इसे सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। देखिए तो पीएच स्केल को ही यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है 0 से लेके 14 तक इसकी रेटिंग होती है। तो देखिए 0 में आपका बैटरी यानी बैटरी में जो इस्तेमाल होता है लिक्विड वो 0 में आता है। स्टोमक में जो एसिड निकलता है जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका वैल्यू होता है आपका 1 के बराबर। लेमन में होता है आपका 2 या 2.5 के बराबर। सोडा होता है जो अम्लीय सोडा होता है उसमें आपका 3 के बराबर होता है। टोमेटो में होता है आपका 4 के बराबर। तो ये इसका पीएच वैल्यू है। ठीक है, ब्लड में होता है आपका 8 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे एक फिक्स फिगर दिखाया गया है पर इसमें इनका वैल्यू क्या होता है, कुछ कम या अधिक होता है। ठीक है, पर यहाँ पर आपको जेन्युइन एक फिगर दिखाया गया है जिससे आपको याद रह सके कि किस चीज का वैल्यू कितने के आसपास होती है। ठीक है, जैसे कि देखिए वाटर का होता है आपका पीएच मान 7। उसी तरह से आपका कोई क्षारीय पदार्थ होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 14 या 14 से थोड़ा कम। जो अम्लीय माध्यम होता है उसका होता है 0 या 0 से अधिक पर 7 से कम। और जो आपका न्यूट्रल होता है उसका कितना होता है, 7 या 7 के आसपास। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है वाटर। तो उम्मीद है कि आप इंडिकेटर्स को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, विलयन या पदार्थ की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल का यूज किया जाता है, इसे ही पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी विलयन या किसी भी पदार्थ की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मेजर करने के लिए जिस स्केल का यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। देखिए अगला पॉइंट क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हिंदी में पीएच का फुल फॉर्म हाइड्रोजन की क्षमता होती है। पीएच मान
किसी भी एक विलयन या वस्तु में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। क्या बोलता है? पीएच मान किसी भी एक विलयन या वस्तु में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करता है? दर्शाता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, जो 7 से कम होंगे उसमें H+ आयन क्या होंगे? ज्यादा होंगे, और 7 से जो अधिक होंगे आपका विलयन या कोई पदार्थ, उसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। डिक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन, यानी इधर जाएंगे तो H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और इधर आएंगे 7 से इधर आएंगे तो H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगा। और 7 से इधर जो भी होता है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और 7 से जो एबव होते हैं यानी 14 तक जो होते हैं वो आपके बेसिक नेचर के होते हैं। देखिए पीएच स्केल के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया गया है। पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। यानी वैल्यू एक संख्या होती है जो विलयन या पदार्थ की अम्लीयता व क्षारकता को प्रदर्शित करती है, यानी कि एसिडिक और बेस नेचर को क्या करता है? दर्शाता है। यानी जिस विलयन या पदार्थ में जितना कम हाइड्रोजन के आयन होंगे उस घोल की पीएच वैल्यू उतना ही अधिक होगी। यानी जिस विलयन या पदार्थ में जितने कम हाइड्रोजन के आयन होंगे उस घोल की पीएच वैल्यू उतने ही अधिक होगी। क्या बोलता है? जैसा कि यहाँ आपका दिखाया गया है, ये आपका पीएच स्केल है, और यहाँ पर कुछ पदार्थ दिखाया गया है जिसमें आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण तीनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बोलता है जिस विलयन या पदार्थ में जितना कम हाइड्रोजन के आयन होंगे, यानी जितना कम हाइड्रोजन का आयन होगा उस घोल की पीएच वैल्यू उतनी ही अधिक होगी। तो देखिए अगर H+ आयन कम होगा तो ये आपका डायरेक्शन इधर जाएगा, 0 से इधर जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कमेगा तो पीएच वैल्यू बढ़ेगा। अगर हाइड्रोजन आयन अधिक होगा तो वैल्यू 0 पे आ जाएगा। अगर हाइड्रोजन आयन उससे कम हुआ तो ये 1, 2, 3 धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा। और अगर हाइड्रोजन आयन बिल्कुल ही ना रहे तो उसका जो वैल्यू है आपका कहाँ चला जाएगा? 14 तक चला जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो आपका पीएच वैल्यू बढ़ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है? पीएच स्केल से संबंधित कुछ मुख्य बातें, यानी अब हम पीएच स्केल से रिलेटेड कुछ मुख्य बातों की जानकारी लेंगे। देखिए पहला क्या है? इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं, यानी कि 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 इस तरह से कहां तक होगा आपका? 14 तक। यानी स्केल रेंज 0 से 14 होती है। ताप के बढ़ाने पर पीएच का मान घटता है। अगर हम ताप बढ़ा देंगे तो पीएच मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी वो इधर आ जाएगा। 14 से धीरे धीरे 7 से फिर धीरे धीरे इधर आ जाएगा, 0 के आसपास चला जा सकता है। अगला क्या है? जिन विलयनों के पीएच का मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। जैसा कि मैं पहले बताया हूँ, अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो कैसा होगा? अम्लीय होगा। और जिन विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिस घोल या पदार्थ की पीएच वैल्यू जितनी अधिक होगी वो उतना ही क्षारीय होगा। जैसा कि मैं पहले बताया हूँ, अगर पीएच वैल्यू यानी इधर जाएगा ना, डायरेक्शन इधर जाएगा, तो पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो वो क्या बन जाएगा? क्षारीय हो जाएगा, यानी वो क्षारीय होता जाएगा। अगला है जिस घोल या पदार्थ की पीएच वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, यानी कि एसिडिक होगा। देखिए पीएच वैल्यू घटेगा यानी वो इधर आ जाएगा, 7 से कम होगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अम्लीय होता जाएगा। नेक्स्ट क्या है? जिस घोल या पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 होगी वह उदासीन होगा, यानी ना तो वो क्षारीय होगा और ना ही अम्लीय होगा। शुद्ध जल इसका उदाहरण है, जो प्योर वाटर होता है इसका उदाहरण है आपका उदासीन नेचर का। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे सोर्सेस ऑफ एसिड। देखिए सोर्सेस ऑफ एसिड में बहुत सारे पदार्थ आते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है यहाँ पे। लेमन में आपका पाया जाता है सिट्रिक एसिड, टोमेटो में आपका पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ग्रेप्स में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड, मिल्क में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, एंट में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड, और विनीगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड। इस प्रकार से और भी कई पदार्थ हैं जिसमें कि आपका एसिड पाया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सोर्सेस ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल के स्रोत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ एसिड्स। देखिए अम्ल आपका 4 प्रकार का होता है। पहला है प्रबल अम्ल, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से वियोजित होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अम्ल यानी कि ऐसे एसिड्स जो वाटर के साथ डिजोल्व करके पूरी तरह से वो टूट जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि प्रबल अम्ल। जैसे कि HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 है जो कि नाइट्रिक एसिड है। तो ये सभी क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अगर ये आपकी हथेली पे गिर जाए तो ये हथेली को छेद करते हुए आर पार निकल जाएगी। ठीक है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एसिड कितने खतरनाक होते हैं। इसलिए ये मार्केट में बैन होता है, ये मार्केट में आपको जल्दी नहीं मिलेगा, और ये सब आपको लैब में मिलेगा, केमिस्ट्री लैब में या बड़ा बड़ा जो लैब होता है वहां पे आपको ये एसिड मिलेगा। ठीक है, ये मार्केट में आप डायरेक्ट जाइएगा तो नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है? दुर्बल अम्ल, यानी कि वीक एसिड। उस प्रकार के एसिड जो जल में पूरी तरह से वियोजित नहीं होते, यानी कि वे टूटते नहीं है, पूरी तरह से आयन में नहीं टूटते,
उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल यानी कि वीक एसिड। जैसे कि हो गया लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक अम्ल, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, एसिटिक एसिड का। तो ये सभी आपके वीक एसिड होते हैं और ये इतने हार्मफुल नहीं होते हैं। थर्ड है आपका सांद्र अम्ल यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होते हैं जबकि जल कम मात्रा में होता है, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। अगर कोई विलयन है उसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड यानी कि सांद्र अम्ल। नेक्स्ट क्या है आपका, तनु अम्ल यानी कि डाइल्यूट एसिड, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है यानी कि एसिड जो है कम मात्रा में होगा जबकि जल अधिक मात्रा में। मतलब ऐसा कोई विलयन जिसमें कि अम्ल आपका कम मात्रा में हो यानी कि एसिड कम हो और जल अधिक हो, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट है आपका अम्लों के भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलय होते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्लों की प्रकृति संक्षारक यानी कि कोरोसिव होती है, यानी अगर अम्ल किसी धातु पे गिर जाए तो वहां पे जंग लगना शुरू हो सकता है। इसकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये किसी चीज पे ये गिर जाए, जैसे कि कपड़ा, लकड़ी, कागज, त्वचा या फिर कोई धातु का पदार्थ हो, वहां पे अगर ये गिर जाए तो वो चीज क्या होता है, खराब होने लगता है, नष्ट होने लगता है, ठीक है। तो ये है आपका एसिड का भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बताता है आपको, ये एसिड का जो नॉर्मल बिहेव होता है वो आपको बताता है कि हम आम भाषा में इसे किस तरह से पहचान सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहला क्या है, धातु के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विथ मेटल्स। अगर एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे कि जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं यानी कि हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, बनाते हैं। देखिए इसके अभिक्रिया को यहाँ पे दर्शाया गया है। अम्ल जब धातु से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस याद दे रहे हैं ना, ये चीज यहाँ लिखा हुआ है। देखिए अगर कोई धातु है, धातु को जब हम एसिड में डाल देंगे, ये H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसमें अगर हम डालते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट यानी कि ये लवण है, ये सल्फेट लवण है और यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। देखिए यहाँ पे है हाइड्रोजन गैस बबल्स, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बबल्स है और ये स्टैंड है आपका। उसके बाद ये है टेस्ट ट्यूब, ये जो है टेस्ट ट्यूब है, प्रकनली है। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जो लिक्विड है अंदर में ये कौन है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें जो है छोटा छोटा जिंक का टुकड़ा है, ठीक है। तो ये जो जिंक के टुकड़े हैं ये जब रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से तो यहाँ से क्या निकलेगा, आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये आपका डिलीवरी ट्यूब है जिससे कि हाइड्रोजन गैस धीरे धीरे निकलता है। और देखिए पानी में तो कोई गैस रहता नहीं है तो यहाँ बबल्स बन के निकलेगा और जब इस बबल्स के सामने आप जलती हुई मोमबत्ती को रखोगे तो ये पॉप की आवाज से ये सुनाई देगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस जलाने पर पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। देखिए यहाँ पे पॉप टेस्ट, हाइड्रोजन गैस से निहित प्रणाली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे सब कुछ है जो मैं पीछे बताया हूँ। ये स्टैंड है, ये हाइड्रोजन गैस का बबल्स है, डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और यहाँ पे जिंक का जो टुकड़ा है छोटा छोटा, ये क्या कर रहा है, रिएक्ट करके ये बबल्स बना रहा है यानी कि हाइड्रोजन गैस का बबल्स बन रहा है और ये आपका निकलेगा इस डिलीवरी ट्यूब से। और ये वाटर में तो नहीं रह सकता है कोई भी हाइड्रोजन गैस, कोई भी गैस, तो ये क्या करेगा, तो ये बबल्स बन के निकलेगा। और देखिए यहाँ पे है सोप सोल्यूशन है, ये मतलब जो सोल्यूशन है साबुन का सोल्यूशन है ताकि जो गैस है वो एक बबल्स के रूप में निकले। और यहाँ देखिए सोप बबल्स फिल्ड विथ हाइड्रोजन, और इस सोप बबल्स में क्या भरा हुआ है, हाइड्रोजन भरा हुआ है। उसके बाद ये है कैंडल, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ अ पॉप साउंड, और ये जो हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ जो बबल्स है ये मोमबत्ती के सामने रखी जाती है तो ये पॉप ध्वनि के साथ जलती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन प्रोडक्शन, इस तरह से आपका हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अम्ल जो है धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाता है। देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाया गया है, जब अम्ल को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये देखिए इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखेंगे। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कोई धातु है और ये CO3 को हम लोग कार्बोनेट पढ़ते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही वाटर को रिलीज करेगा, ठीक है। अब देखिए
धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, यानी कि जब अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यानी कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी कि सेम चीज बनेगा। जो यहाँ बना वो यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे है धातु यानी कि कैल्शियम कोई धातु है और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ठीक है, तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम पढ़ेंगे। ये एसिड से रिएक्ट करेगा यानी कि HCl से, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, H2O यानी कि वाटर और ये CO2 गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। अम्ल धातु ऑक्साइड यानी कि क्षारीय ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय नेचर के होते हैं, के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्या बनाएंगे, लवण और जल। देखिए अम्ल यानी कि खट्टा पदार्थ यानी कि एसिड और क्षारीय ऑक्साइड यानी कि धातु जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय। तो अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी बनेगा आपका, देखिए धातु ऑक्साइड जो कि क्षारीय है और ये अम्ल क्या है, अम्लीय है। तो अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाएंगे, लवण और जल। तो यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्साइड है यानी कि कैल्शियम का ऑक्साइड है तो यहाँ पे बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और ये जल है तो H2O बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे अम्लों के उपयोग यानी कि यूजेस ऑफ एसिड। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, यानी कि H2SO4 को लेड बैटरी में, यानी जो लेड की बैटरियां बनाई जाती है उसमें हम यूज करते हैं। पेट्रोलियम उद्योग में, यानी जहाँ पे पेट्रोलियम का उद्योग है वहाँ पे यूज होता है। प्लास्टिक में, कृत्रिम रेशे बनाने में, उर्वरक निर्माण में आदि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल। नाइट्रिक अम्ल को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, नाइट्रिक अम्ल को सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है। उर्वरक में, औषधि में, विस्फोटक बनाने में भी इसी अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं क्योंकि उसे सोरे यानी कि KNO3 से बनाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए तथा कलाई में पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका अम्लों के उपयोग। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। जो भी मैंने आपको पढ़ाए वो सारे चीज समझ में आ गए होंगे। आप इसका एक प्रॉपर नोट्स जरूर बना लें। मैं स्पेशली आपको बता रहा हूं कि आप इसे नोट्स में जरूर लिख लें, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें मैं एसिड के बारे में सारा चीज बता दिया हूं, आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।